और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं। ये कहानी है आस्था के नाम पर रचे गए एक ऐसे जाल की जहाँ भगवान का नाम लिया गया लेकिन खेल खेला गया शैतान का। नासिक का कप्तान अशोक खरात। नासिक का ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी पहचान को हथियार बना लिया। अशोक खरात जो खुद को कप्तान कहलवाता था, एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अधिकारी, लेकिन असली खेल उसने रिटायरमेंट के बाद ही शुरू किया। उसने धीरे धीरे खुद को ज्योतिषी, तांत्रिक, आध्यात्मिक गुरु और समस्याओं का अंतिम समाधान बताने वाला व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। उसका दरबार कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां एंट्री लेते ही एक अलग दुनिया का एहसास होता था। अंधेरा माहौल, रहस्यमयी वस्तुएं और एक ऐसा सेटअप कि सामने वाला पहले ही मानसिक रूप से उससे प्रभाव में आ जाए। और यहीं से शुरू होता है विश्वास का पहला चरण जो बाद में शोषण में बदल जाता है। धीरे धीरे ये सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं रहता था बल्कि बार बार बुलाया जाता था। समस्या अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई और पूजा करनी होगी, ऐसे बहानों से एक नियमित संपर्क बनाया जाता था। और यही लगातार संपर्क एक रिश्ते का भ्रम पैदा करता था जहां सामने वाला इंसान ये मान बैठता था कि उसका आखिरी सहारा है। और यहीं से वो पूरी कहानी शुरू होती है। इसी तरह से उसके नियंत्रण में वो व्यक्ति आ जाती हैं। ख़ास तौर पर महिलाओं को फंसाने का साइकोलॉजिकल ट्रैप समझते हैं। इस केस को समझने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि समझना कि महिलाएं आखिर फंसी कैसे। ये कोई अचानक होने वाला अपराध नहीं था बल्कि एक प्लान्ड साइकोलॉजिकल गेम था। महिलाएं जब उसके पास जाती थी तो वो उनकी पर्सनल लाइफ के सवाल पूछता था। शादी में दिक्कत है क्या, पति पत्नी के रिश्ते, आर्थिक परेशानी, संतान की चाह और फिर उन्हीं कमजोरियों को पकड़कर डर पैदा करना। ये अशोक खरात की स्टाइल थी। वो कहता था कि तुम पर बहुत बड़ा संकट है, अगर अभी उपाय नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे शब्दों से वो महिलाओं को भावनात्मक रूप से तोड़ देता। जब इंसान डर में होता है तो वो सवाल पूछना बंद कर देता है और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी उन तमाम महिलाओं की। वो सिर्फ डर ही नहीं पैदा करता था बल्कि खुद को उस डर का इकलौता समाधान भी बताता था जिससे महिला के पास कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं। धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी बनती जा रही थी कि जहां पीड़िता अपने परिवार से ज़्यादा उस व्यक्ति पर भरोसा करने लग जाती। अब देखिए शुद्धिकरण के नाम पर गंदा खेल कैसे खेला गया वो भी समझाते हैं। इसके बाद अब आता है सबसे खतरनाक फेज, शुद्धिकरण। महिलाओं को बताया यह जाता था कि उनके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा हैं जिसे निकालने के लिए एक विशेष पूजा अर्चना करनी होगी। यहाँ पूजा किसी मंदिर में नहीं बल्कि बंद कमरे में होती थी और वहीं पर तथाकथित गुरु उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता, उनके प्राइवेट पार्ट की पूजा करने का घिनौना खेल खेलता और उसे धार्मिक प्रक्रिया का नाम देता। कुछ मामलों में तो उसने नकली विवाह तक कर लिया ताकि महिलाओं को ये लगे कि ये सब कुछ धार्मिक चीज़ है और धार्मिक और वैध बात है। सोचिए आस्था का कितना खतरनाक इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। और ये सब एक बार नहीं बल्कि कई बार कई चरणों में होता था। तो देखिए पहला शुद्धिकरण, दूसरा शुद्धिकरण, अंतिम प्रक्रिया, हर बार एक नई कहानी। हर बड़े केस की शुरुआत एक छोटी हिम्मत से होती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक महिला ने आगे आकर शिकायत दर्ज कराई और फिर धीरे धीरे कई महिलाएं सामने आने लगी। पुलिस ने एसआईटी बनाई, जांच शुरू हुई और हर दिन नए खुलासे सामने आते गए। ये मामला हमें ये सिखाता है कि अगर एक आवाज़ उठे तो सन्नाटा टूट सकता है और जब सन्नाटा टूटता है तो सिर्फ एक आरोपी नहीं पूरा सिस्टम बेनकाब हो जाता है। आस्था जब सवाल पूछना बंद कर देती है तो अंधविश्वास भी बन जाती है और अंधविश्वास ऐसे कप्तान पैदा करता है
यही कहानी सिर्फ अशोक खरा की नहीं है, ये कहानी उस समाज की भी है जो डर और भरोसे के बीच। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।